नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हमने अपने हिंदी जो साहित्य यानी कि जो हमारे लिटरेचर की पाठ्य पुस्तिका है, वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2, उसमें हमने पाठ 5 तक कंप्लीट कर लिया है। लास्ट जो हमारा चैप्टर था मिठाई वाला, पाठ 5, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए। तो पांचों जो पाठ है वो पाठ आप अपनी कॉपी में करेंगे, उनके प्रश्न उत्तर करेंगे, जो भी कविताएं हैं उनको लिखेंगे, कविताओं का भावार्थ हमने यहाँ पर क्लियर कराया है, उन कविताओं के भावार्थ को लिखेंगे। यानी कि आपका पाठ 5 तक लगभग क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा कॉपी में नोट डाउन भी होना चाहिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं और हिंदी व्याकरण आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में भी हमने लगभग 2 चैप्टर संज्ञा और सर्वनाम यहाँ पर क्लियर कर लिया है। हमने सबसे पहले संज्ञा यहाँ पर पढ़ा था, संज्ञा के भेद यहाँ पर पढ़े थे, और उसके बाद सर्वनाम और सर्वनाम के भेद और उससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, जो हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। तो क्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्रिया होती क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, जब आप छोटी क्लासेस में ही होते हैं तभी आप ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो क्रिया यानी कि किसी काम के करने या होने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्रिया कहा जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। तो देखिए, क्रिया हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्रिया के भेद हम यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया यानी कि वर्ब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, क्रिया। तो क्रिया, आप देखते हैं कि हमने क्रिया के बारे में एक परिभाषा आपको अभी भी बताई कि क्रिया किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पर, मैं कुछ वाक्य लिखूंगी और आपको उनमें से क्रिया शब्द छांटने हैं। आपको बताना है कि इसको आपने उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर आपने देखना है कि इसमें क्रिया शब्द कौन से हैं, क्रिया शब्द कौन से हैं। जैसे मोर नाच रहा है, सूरज निकलता है, लड़का पत्र लिखता है। मोर नाच रहा है, सूरज निकलता है, लड़का पत्र लिखता है, राजेंद्र ने डांटा, नेहा ने चावल बनाए। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने वाक्य लिखे हैं इसमें नाच रहा है, निकलता है, लिखता है, डांटा, बनाए, तो ये सारे शब्द जो हैं ये कार्य होने अथवा करने का बोध हमें करा रहे हैं, किसी काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। मोर नाच रहा है, तो मोर नाच रहा है यानी कि कोई काम हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है। इसी तरह से सूरज निकलता है, लड़का पत्र लिखता है, राजेंद्र ने डांटा, नेहा ने चावल बनाए। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो हमें क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर क्रिया हो रही है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले क्रिया की परिभाषा और उसके बाद हम आगे क्रिया को समझेंगे।
क्रिया की परिभाषा। तो अभी हमने वाक्य लिखे और वाक्य में कुछ शब्द हमें कार्य के होने या करने का बोध करा रहे थे। तो बिल्कुल एग्जाम्पल हम इसी तरह से लिखेंगे। वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि वाक्य में आपको जिस शब्द से, वाक्य में जिस शब्द से आपको किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखा कि मोर नाच रहा है, सूरज निकलता है, लड़का पत्र लिखता है, राजेंद्र ने डांटा, नेहा ने चावल बनाया, आयुष विद्यालय गया। लड़का पत्र लिखता है, अध्यापक पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप जो वाक्य बनाते हैं, वाक्य में आप देखते हैं कि कुछ शब्द जो किसी काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मेन बात यह है कि किसी भी वाक्य में क्रिया अवश्य होनी चाहिए। अगर क्रिया नहीं होगी किसी भी वाक्य में तो वाक्य क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है। अगर वहां पर क्रिया नहीं होगी तो वाक्य क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसीलिए वाक्य में क्रिया की जो अनिवार्यता है वो कितनी ज्यादा जरूरी है, कितनी ज्यादा है वो आप देखिए। यहाँ पर ईशान गेंद, ईशान गेंद, इसको कंप्लीट करेंगे। ईशान गेंद खेल रहा है। ठीक है, इसी तरह से ईशान गेंद खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या देखा, ये आपने देखा कि ये इसमें क्रिया नहीं है। क्रिया के अभाव में ये वाक्य कैसा है, अपूर्ण वाक्य। क्रिया के अभाव में अपूर्ण वाक्य, यहां पर क्रिया नहीं है। लेकिन आप अगला वाक्य देख रहे हैं, ईशान गेंद खेल रहा है। खेल रहा है ये क्या है, ये आपकी क्रिया है। ये क्या है, ये क्रिया है। बच्चे गेंद से, ये क्या है, ये आपका अपूर्ण वाक्य है और ये क्या है आपका पूर्ण वाक्य। इसी तरह से अपूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिया के अभाव में, अगर किसी वाक्य में क्रिया नहीं है तो वो वाक्य क्या हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है। क्रिया वाक्य क्या हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो आपकी हिंदी भाषा है
उसमें खास तौर पर जो क्रिया होती है वो हमेशा वाक्य के अंत में आती है। जैसे हिंदी भाषा में बच्चे लिखते हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हम दौड़ते हैं, बच्चे खेलते हैं, हम चलते हैं, तो सारी क्रियाएं वाक्य के अंत में लगभग होती हैं। लेकिन कई कई वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। कई वाक्य कैसे होते हैं जहां पर एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं जहां पर एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। कई वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं होती है। कई ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक से अधिक क्रियाएं होती है, यानी कि उसमें क्रियाएं होती है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, देखिए उदाहरण, जैसे मैं पार्क में जाकर खूब दौड़ा। मैं पार्क में जाकर खूब दौड़ा। तो कौन कौन सी है यहाँ पर दो क्रियाएं? मैं पार्क में जाकर खूब दौड़ा, दो क्रियाएं, जाकर और दौड़ा, दो क्रियाएं हैं। ठीक है, मैं पार्क में जाकर खूब दौड़ा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं विद्यालय से आकर खूब सोया। मैं विद्यालय से आकर खूब सोया। आकर, सोया, दो क्रियाएं, एक से अधिक क्रियाएं। तो हमने कहा कि कई वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। क्रिया की परिभाषा आपको पता चल गई कि क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं। और हमने यहाँ पर बताया कि क्रिया के बिना जो वाक्य होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण होते हैं और क्रिया के लगते ही वाक्य पूर्ण हो जाते हैं। और हमने ये भी जाना कि कई कई जो वाक्य होते हैं उनमें एक से अधिक क्रियाएं पाई जाती है। क्लियर सभी को? अब यहाँ पर क्रिया में जो एक मेन चीज होती है जानने के लिए वो होती है धातु। क्रिया में एक मेन चीज होती है जानने के लिए, वो है धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। देखिए कैसे हम समझेंगे कि धातु क्या है। हमने कहा आकर और जाकर, यहीं पे क्लियर कर देती हूं आपको, आकर और जाकर। ठीक है, तो क्रिया का एक जो सामान्य रूप होता है उसमें जब प्रत्यय जोड़े जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जब उसमें प्रत्यय जोड़े जाते हैं और उन्हीं प्रत्ययों के कारण, अब ये प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय,
सफिक्स और प्रीफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो पहले लगते हैं जिसे प्रीफिक्स कहा जाता है, ठीक है। सफिक्स जो बाद में लगते हैं, ठीक है। उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में, ठीक है। तो उपसर्ग जो होते हैं क्रिया में, हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं उनको जो पहले लगते हैं और प्रत्यय जो बाद में लगते हैं, तो क्रिया में हम क्या जोड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रत्ययों को जोड़ते हैं और उससे क्या होता है, ये धातु का जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है और इससे हमारी क्रिया शब्द जो है बन जाते हैं। जैसे कि धातु समझ लेते हैं पहले, क्रिया का मूल रूप। तो अगर हमने कहा आकर तो केवल आ, अगर हमने कहा जाकर तो केवल जा, अगर हमने कहा लिखना, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया है, लिखता या लिखना, बनाया, नाचा, तो इनमें आ, जा, लिख, पढ़, सोया, सो, दौड़ा का दौड़, बैठा का बैठ, हंसना का हंस, ऐसे बहुत सारे शब्द, ठीक है, जो भी आ, जा, लिख, पढ़, सो, दौड़, बैठ, हंस, खा, ठीक है। तो ये खाना का खा, जाना का जा, ठीक है। तो इसी तरह से क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। समझ आ गई चीज, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। तो धातु में हम ना, अगर हम कुछ धातु ऐसे अलग अलग तरह के प्रत्यय हम इनमें जोड़ेंगे जिससे कि ये एक सामान्य रूप से यहाँ पर क्रिया शब्द बनाया जाएगा, सामान्य रूप से क्रिया बन जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जान लिया कि धातु क्या होता है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्रिया शब्द जो क्रिया का मूल रूप होता है, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल और देंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्रिया का सामान्य रूप, यानी कि जिस रूप में क्रिया सामान्य तौर पर लिखी पढ़ी जाती है, ठीक है, उसे क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। तो धातु में ना जोड़कर, धातु में ना जोड़कर, जो धातु शब्द है, क्रिया के जो मूल शब्द है उसमें ना जोड़कर, हमने यहाँ पर कहा कि धातु में, धातु यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है उसमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है, क्या जोड़ेंगे, ना प्रत्यय, ना प्रत्यय, ना क्या है, ये प्रत्यय है, ठीक है। जोड़कर के सामान्य रूप बनाए जाते हैं, ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। प्रत्यय यानी कि सफिक्स, प्रत्यय यानी कि सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स, प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि जुड़ना, जिसको उपसर्ग कहा जाता है हिंदी में। सफिक्स बाद में जुड़ने वाला और जिसे प्रत्यय कहा जाता है हिंदी में। तो मूल रूप है पढ़, धातु है पढ़, सो, दौड़, लिख, उठ। तो इनमें अगर हम
ना प्रत्यय जोड़ते हैं, इनमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं, पढ़ धन ना, सो धन ना, दौड़ धन ना, लिख धन ना, उठ धन ना, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो किस तरह से बनेगा? पढ़ना, सोना, दौड़ना, ये क्रिया का सामान्य रूप है। लिखना, मूल रूप में ना शब्द जोड़ने पर जो हमें नया शब्द बनता है वो क्रिया का सामान्य रूप है। ठीक है, पढ़ना, लिखना, सोना, दौड़ना, उठना आदि। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे पी, जग, हंस, बैट। तो इसी तरह से इनमें आप अगर ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? पीना, जगना, हंसना, बैठना। ठीक है, तो ये है आपके क्रिया के मूल, ये है आपका क्रिया का सामान्य रूप और ये है क्रिया के मूल शब्द या धातु। ठीक है, क्लियर हुआ कि क्रिया का जो सामान्य रूप है उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे। क्रिया का सामान्य रूप बनाने के लिए धातु में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे, क्रिया के मूल शब्द में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा। और देखिए, क्रिया का जो मूल रूप है उसी से अनेक प्रकार की क्रियाएं बनती है, मूल रूप से ही। यहां पर हमने ना प्रत्यय जोड़ा। अगर मैं पढ़ शब्द में ता प्रत्यय जोड़ूं तो क्या बनेगा? पढ़ता। लिख शब्द में ता प्रत्यय जोड़ूं तो लिखता। सो शब्द में ता प्रत्यय जोड़ूं तो सोता। दौड़ शब्द में ता प्रत्यय जोड़ूं तो दौड़ता। या अगर मैं पढ़ शब्द में ते प्रत्यय जोड़ूं तो पढ़ते, ती प्रत्यय जोड़ूं तो पढ़ती। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो बन जाती है क्रिया के मूल रूपों से। ठीक है, क्रिया के जो मूल रूप है उससे बहुत अलग अलग तरह के प्रत्यय बन जाते हैं। क्लियर? तो क्रिया का सामान्य रूप भी आपको पता चल गया और क्रिया का मूल रूप भी आपको पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है क्रिया के भेद। साथ के साथ नोट डाउन करेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार से यहां पर क्रिया के भेद बताए गए हैं। दो आधार होते हैं। क्रिया के भेद करने के दो आधार होते हैं। कौन कौन से दो आधार हैं वो हम देखते हैं यहां पर। सबसे पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरा है रचना के आधार
पर क्रिया के भेद। पहला है आपका कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा है आपका रचना के आधार पर क्रिया के भेद, यानी कि दो आधार हैं क्रिया के भेदों के। पहला है कर्म और दूसरा है रचना। तो सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म यानी कि जो वाक्य है आपका, उसमें कर्म है या नहीं, उसके आधार पर क्रिया के भेद। कि जहां पर कर्म होगा वहां पर क्रिया कैसी होगी, जहां पर कर्म नहीं होगा वहां पर क्रिया कैसी होगी। जैसे हमने कहा बच्चे गेंद से खेलते हैं या बच्चे खेलते हैं, तो ये दोनों क्रियाएं अलग अलग टाइप की क्रिया है। ये दोनों क्रियाएं अलग अलग टाइप की क्रिया है। जैसे बच्चे खेलते हैं और बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो यहाँ पर गेंद से, गेंद क्या है बच्चों का, कर्म है। ठीक है, जो गेंद है वो है कर्म। तो सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और उसके बाद रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अब आप इन चीजों को रिवाइज कीजिए, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हमने क्रिया के विषय में यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ा है अपने आज के सेशन में, उसको घर पर जाकर रिवाइज कीजिए। और कुछ जो हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं तो उनमें और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। जो नेक्स्ट हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्रिया के भेद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो आपको आगे जाकर, अभी आप क्लास 7th में हैं, क्लास 8th में, क्लास 9th में, क्लास 10th में भी आपके ये काम आने वाले हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि क्रिया किस तरह की क्रिया है, अकर्मक है कि सकर्मक है, या ये अकर्मक सकर्मक क्रियाएं होती क्या हैं, कर्म क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।